हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज आपका फिर से स्वागत है चैनल पर। और चैप्टर है 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, क्लास 11। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर रखे हैं। दे आर द मेजर क्वेश्चन जहां से नीट का पेपर बन करके आता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपको मैं बताती हूँ। क्वेश्चन आएगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पंजेस एंड सीलेंटेट वाटर के थ्रू वो सर्कुलेट करते हैं। क्लियर है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आएगा, कहाँ से, यहाँ आ जाइए। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि किस किस चीज के वो बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। सेकंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि प्लाज्मा कितना पार्ट बना रहा है, वाटर का कितना कंटेंट है, प्रोटीन कितनी है उसके अंदर, और प्रोटीन जो है वो कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है। तो तो प्रोटीन की बात करें, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और द एल्ब्यूमिन्स। इनके हर एक का जो फंक्शन है वो भी आपको पढ़ लेना है। जैसे फिब्रिनोजन क्लोटिंग कराता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, एल्ब्यूमिन आपके ऑस्मेटिक बैलेंस को बनाता है। इनका क्वेश्चन मैचिंग में दिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्लाज्मा जो है उसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयंस एंड द क्लोरीन। इसके साथ आप पढ़ेंगे कि फैक्टर्स भी क्लॉटिंग के लिए प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब सीरम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड द सीरम। बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है। अब बात आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप क्या पढ़ेंगे बेटा कि इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, ये सब जैसे कि आरबीसी में, ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सबको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना, इरिथ्रोसाइट आरबीसी होती हैं, सबसे ज्यादा मिलती हैं। 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। और आरबीसी जो होती है उनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, रेड बोन मैरो में। ये पढ़ लेना है, क्वेश्चन है। नो न्यूक्लियस, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, बायोकनकेव शेप की होती हैं। फिर बात आ जाती है कि आरबीसी जो होती है एक रेड कलर की होती है। क्यों? क्योंकि उनमें आयरन होता है। आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसे आप हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फिर आपने पढ़ना है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है। दूसरा आ जाइए, इसका ट्रांसपोर्ट का रोल होता है। फिर बात आ जाती है इसकी लाइफ स्पेन पर, मच मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ स्पेन जो होती है 120 होती है डेज। इनका डिस्ट्रॉय कहाँ होंगे, ये स्प्लीन के अंदर, जिसे आप ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। याद रखना है व्हाट इज द फॉर्मेशन, वेयर द फॉर्मेशन अकर्स, रेड बोन मेरो, और डिस्ट्रॉय कहाँ पर हो रही है, स्प्लीन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स में आपने याद रखना है डब्ल्यूबीसी, लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड होती हैं, कम नंबर में होती हैं। ठीक है। तीसरा इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीनों प्रेजेंट होंगी। ठीक है। एग्रेनुलोसाइट में आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं। अब मेजरली क्वेश्चन ये बनता है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है। आप पढ़ेंगे कि न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती हैं, बेसोफिल सबसे कम होती हैं। न्यूट्रोफिल दिस वन और मोनोसाइट, इन दोनों का काम होता है कि ये किस में हेल्प करती हैं, फेगोसाइटिक दिखाएंगी, फेगोसाइटोसिस शो करेंगी। फिर मेजरली बात आ जाती है बेसोफिल्स की। ये बेसोफिल का क्वेश्चन दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, इन सब का सीक्रेट करेंगे, सीक्रेशन करेंगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करती हैं। दूसरी बात कर दूं मैं इजनोफिल्स की, तो इजनोफिल्स क्या करती है बेटा, ये भी रिएक्शन इन्फेक्शंस के लिए क्या करती हैं, रेजिस्टेंस करती है हमारी बॉडी को। ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है लिम्फोसाइट की। तो ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, 20 to 25% बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। मेजरली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल रहती है, मेमोरी बनाती हैं, बूस्ट अप करती हैं। फिर बात आ जाती है कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन विद द PYQ, ये कहाँ से फॉर्म्ड होती हैं, मेगा कैरियोसाइट से। हमारी बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, 1.5 लाख टू 3.5 लाख हेल्दी पर्सन के अंदर।
दूसरी बात आती है कि इसका काम क्या होता है, मेजरली काम होता है कोगुलेशन और द क्लॉटिंग। और अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बनते हैं। क्लॉटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि बॉडी से एक्सेसिव ब्लड जो है वो लॉस हो सकता है। ठीक, ब्लड ग्रुप की बात करी जाए तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका दो सच ग्रुपिंग प्रेजेंट होंगी, एबीओ और आरएच। यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे आता है, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से हम ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट कर पाते हैं। मेजरली आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। यहाँ देखिए टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2026 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर आप देखेंगे अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप होने की वजह से सरफेस पर एंटीजन कौन सा है, ए। एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बनता है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी होगा, बी एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट होगी। फिर बात आ जाती है कि बेटा अगर आप ए बी की बात कर रहे हैं तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी और ब्लड ग्रुप आपका ए बी और ओ हो सकता है जो आपको डोनेट करे। तीसरी बात आती है कि यहाँ पर क्या है, ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीबॉडी, कौन सी बनेगी, ए और बी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ने में क्या है कि जो आपका यूनिवर्सल डोनर है वो ओ है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग के जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सा लगता है थोड़ा सा देखने में और पढ़ने में भी। यहाँ पर आपने क्या पढ़ना है, आर एच की फुल फॉर्म। ठीक है, क्या पढ़नी है, आर एच की फुल फॉर्म। इस आर एच की फुल फॉर्म में से आपने क्या पढ़ना है, यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, आर एच की फुल फॉर्म पढ़नी है। आर एच की फुल फॉर्म के साथ आपको ये सरफेस एंटीजन आरबीसी पर होता है। नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस के अंदर ये प्रेजेंट है। जिनके अंदर ये प्रेजेंट है उसे आप बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, नहीं है तो आर एच नेगेटिव। ठीक है, ये जब भी आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव दोनों एक साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना लेते हैं जिससे, ठीक है, जिससे उस पर्सन को भी ये ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें इस ब्लड जब भी ट्रांसफ्यूज करना होगा तो उस चीज को पहले चेक कर लेना होता है। प्रेगनेंसी के फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि आर एच नेगेटिव अगर मदर का ब्लड है और आर एच पॉजिटिव फीटस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आर एच पॉजिटिव फीटस है तो वैसे तो ब्लड बिल्कुल सेपरेटली रहता है। सेपरेटली कैसे, अगर मैं कहूँ कि प्लेसेंटा की वजह से बिल्कुल सेपरेट रहेगा, तो उस कंडीशन में जब डिलीवरी होती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो मिक्सिंग हो सकती है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफर होगा। उस केस में क्या होगा कि मदर के अंदर भी पॉजिटिव जो है एंड आर एच पॉजिटिव जो है फैक्टर वो चला जाता है। ठीक है, अब दोबारा जब नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि जो आर एच पॉजिटिव फीटस जनरेट होगा उसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और फीटस जो है वो कुड बी फैटल एज वेल एज एनीमिया एंड द जॉन्डिस उसको हो सकती हैं। इस कंडीशन को आप बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अगर हमें ये चीज पता चल जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, फीमेल को एक एंटी आर एच एंटीबॉडीज देते हैं जिससे कि हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में आप ये पढ़ेंगे कि ब्लड का कोगुलेशन जो हमारे ब्लड में ही डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप फिब्रिन्स बोलते हैं उनकी वजह से होता है। वैसे तो जनरली हमारी बॉडी में रहेंगे लेकिन ये रहेंगे इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या है, जैसे कि कुछ सब्सटेंस जो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा जिसे आप बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। जब भी आपका ब्लड लॉस होगा या इंजरी होगी तो ये एंजाइम एक्टिवेट होंगे। प्रोथ्रोम्बिन सब्सटेंस जो है वो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट किससे होगा, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा जैसे आप थ्रोम्बोकाइनेस बोलेंगे। ठीक है, अब ये एंजाइम की रिएक्शन जो होती है कॉन्टिन्यूसली सीरीज में चलती रहती है, इसे आप बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक, बहुत सारी रिएक्शंस के बाद ये जो प्रोसेस है स्टार्ट होती है और जहां भी आपको इंजरी लगती है वहां पर ऐसे फाइबर जैसे ये फाइब्रिन जो है वो अटैच हो जाते हैं जिससे कि आपके ब्लड लॉस जो है वो रुक जाता है। और आपका मेजरली क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम जो होता है उसके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ आपने याद भी करना है कि विटामिन के इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, ये भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या जिसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोले। इसमें क्या है
कि जो इसकी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो एक सिस्टम बनाएंगी, उस सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे आप मिडिल मैन भी बोलते हैं। ये आपका कलरलेस फ्लूइड होता है, स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये आपकी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में WBC प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि लिम्फ क्या क्या कैरियर कर सकता है, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, इसके साथ साथ फैट्स को भी ये एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन विलाई। ठीक, नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी पाथवे। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है कि आपके सर्कुलेटरी पाथवे जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और दूसरा होता है क्लोज। ओपन कहाँ पर होगा, ऑर्थोपोडास मोलस्क में, जहां पर हार्ट में जो ब्लड होता है वो एक बड़ी सी वेसल के अंदर, एक बड़े स्पेस के अंदर चला जाता है, उस कैविटी को बोलते हैं आप साइनस। दूसरी बात आती है, ठीक है, साइनसेस, सॉरी। दूसरी बात आती है कि एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा और द कॉर्डेटा, उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब उनके पास पूरा एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का। तीसरी बात आती है बेटा कि जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड होता है और 4 चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्ड किस में रहेगा, फिशेस में। 3 चैम्बर्ड किस में रहेगा, एम्फीबियंस में। ठीक है, और फिर आप पढ़ते हैं, कलर अच्छा नहीं है, और फिर आप पढ़ते हैं 3 चैम्बर्ड रहेगा सब रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसमें 2 एट्रियम रहेंगे और 1 वेंट्रिकल रहेगा। सिंगल वेंट्रिकल के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, और उसके बाद पूरा मिक्स ब्लड जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फिर क्रोकोडाइल में कौन सा हार्ट प्रेजेंट है, 4 चैम्बर, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। फिशेस में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि एक बार ही ब्लड जो है वो हार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ देखिए एम्फीबियन का पार्ट आ गया जो मैं आपको बता रही थी। एम्फीबियंस और रेप्टाइल जो होते हैं, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेंगे, गिल्स, लंग, स्किन के थ्रू। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वो एक कैविटी के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, मींस जैसे आप सिंगल वेंट्रिकल होता है, और यही जो होता है वो आपका ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी को आप इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं, ना ये सिंगल है ना ये डबल है, आप बोलेंगे इसे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि वेंट्रिकल जो होते हैं वो बिना मिक्सिंग हम लोगों के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, तो 2 सर्कुलेटरी पाथवे इसमें इंक्लूड होते हैं, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमैटिक। तो किस तरीके से आप हार्ट का डायग्राम जो है उसको पढ़ेंगे उसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये पढ़ना है बेटा, ये आपके हार्ट का डायग्राम, ऊपर जो ये एरिया है दैट इज द आयोटा, ये एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये ऐसी आर्टरी है बेचारी अकेली जो कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये जो है ये पल्मोनरी वीन ऐसी वीन है जो कि अकेली है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉलो करेगी, और बाकी सब कैसे हैं, डीऑक्सीजनेटेड फॉलो करते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके पास जो ये वॉल्व प्रेजेंट है इसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व और द बाइकस्पिड वॉल्व। फिर ये लेफ्ट साइड है, इधर आप बात करते हैं दैट इज द राइट साइड, ये क्या है, राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। आपको यहाँ याद रखना है कि जो अपर पोर्शन है उसमें ऊपर की साइड राइट एट्रियम पर एक एसए नोड प्रेजेंट है, साइनो आर्टियल नोड, और वहीं पर क्या है, नीचे की तरफ लोअर पोर्शन पे ये वाला ये प्रेजेंट है आर्टियो वेंट्रिकल नोड। ठीक है, एसए नोड जो होती है इसको बोला जाता है पेस मेकर, क्या बोलेंगे इसे, पेस मेकर। ठीक है, वहीं अगर आप एवी नोड बोलते हैं इसे बोला जाता है पेस सेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आएगा। तीसरी बात आती है कि अगर आप यहाँ पर देखें जो ये राइट साइड में ये जो वॉल्व प्रेजेंट है इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं कॉन्ड्रे टेंडने, दीज आर द कॉन्ड्रे टेंडने। ठीक है, चलिए, आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड जो होते हैं वो एक लेयर से सेपरेटेड होते हैं, इसको आप बोलते हैं सेप्टम। क्लियर,
अब पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ एक चीजें जो आपको लिखी हुई हैं। यहाँ देखिए, अब हमारे वॉल्व जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारे हार्ट की ओपनिंग और लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग और क्लोजिंग कराते हैं। अब मस्कुलर फ्लैप्स वही हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बारे में लिखा हुआ है। इनका काम क्या होता है कि बेटा ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मतलब आपके ब्लड को पीछे की तरफ जाने नहीं देते। फिर आप आ जाइए यहाँ पर। हाँ जी, जो वॉल होती है वेंट्रिकल्स की, वो कैसी होगी, वेंट्रिकल की वॉल कैसी होंगी, थिकर होंगी देन द आर्टरी। क्यों, क्योंकि ब्लड वहां पर ज्यादा प्रेशर से जाएगा। हार्ट जो है उसमें एक कार्डियक मस्कुलर नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलर, जिसे आप नोडल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। साइनोआर्टियल बता दिया, एवियन बता दिया आपको कहाँ पर होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो एवियन से पास होते हैं। इनका काम होता है कि ये, हाँ जी, which passes through the arterioventricular septa, emerge on the top of the interventricular septum, immediately divide into the right and left bundle, ठीक है। यहां से ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये इधर सुनिए, यहाँ आपको पढ़ना है कि ये ब्रांचेस जो होती हैं छोटे छोटे फाइबर्स बनाती हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, पुरकिंची फाइबर्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, दे जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ये क्या जनरेट करते हैं, दे जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। हमारा हार्ट जो होता है ऑटो एक्साइटेबल होता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है अपने आप विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इस डेट हम कह सकते हैं हमारा हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन करता है, तो ऑटो एक्साइटेबल है और इसी को आप मायोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि एसएन जो होता है वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितना है, इस डेट एक मिनट में वो 70 to 75 मिनट पर मिनट जो है वो बीट कर सकता है या एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अब वो कह रहा है कि हमारा हार्ट जो है वो 70 से 75 बार एक मिनट में हार्ट करता है और एवरेजली कितना है 72 तो हमने जनरली पढ़ा भी है। अब वो कह रहे हैं एसएन को आप क्या बोलते हैं, पेस मेकर, क्लियर है, और एवीएन को पेस सेटर। कार्डियक साइकिल के बारे में बात आ जाती है, तो यहाँ पर आपको मैं कार्डियक साइकिल अगर मैं बताऊं तो कार्डियक साइकिल यहाँ से पढ़िएगा, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ आपकी लिखी है इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से पढ़िएगा। यहाँ पूरा जो मेजरली पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन है लास्ट वाले पोर्शन में। आपको क्या पढ़ना है इस वाले पोर्शन में, आपने पढ़ना है यहाँ पर ये एसएन जो होता है एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो बार बार रिपीटेडली ये साइकिल जो है वो चलती रहेंगी, जो आपका सर्कुलेशन होता है उससे रिलेटेड। सिक्वेंशियल इवेंट जो होते हैं एक साइक्लिक रिपीट जो होगा उसको आप कार्डियक साइकिल बोलेंगे, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल, मतलब कॉन्ट्रेक्शन एंड द रिलैक्सेशन। अब हार्ट जो है 72 टाइम्स पर मिनट चाह रहा है, तो बहुत सारी कार्डियक साइकिल एक बार में परफॉर्म हो सकती हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि जो कार्डियक साइकिल इसमें परफॉर्म होंगी उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकेंड। ये 0.8 सेकेंड जो होती है वो वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल, ये बात ध्यान रखनी है, वेंट्रिकल की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये सिर्फ वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है। तो वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप आउट करते हैं, 70 ml, और उसी को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स आपका ब्लड पंप करते हैं उसी को आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम है कितनी, 70 ml। अब वो कह रहा है जो कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम है अगर आप उसको 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी दी हुई है 70, अगर आप उसे 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 5040 ml, ठीक है, इतना ब्लड आता है। तो हम नियरली कह सकते हैं कि वेंट्रिकल जो होते हैं पर मिनट में 5000 ml, और द 5 लीटर ब्लड जो है एक हेल्दी इंडिविजुअल के साथ में ब्लड हार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, ध्यान रखना है ये। इसके बाद वो कह रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर भी कर सकती है, तो कार्डियक आउटपुट भी अल्टर होगा, ठीक है, और जो आपका एथलीट होगा उसका ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा देन द ऑर्डिनरी मैन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो किस तरीके से फॉलो अप करती है, मान लीजिए इस तरीके से आप ये साइकिल एक सीक्वेंस जो फॉलो अप हो रहा है,
इसमें ये वाला पोर्शन है, ये है जॉइंट डायस्टोल। ये वाला पोर्शन जो हाफ डिवाइड कर रही हूँ, ये है आपका एवी, ठीक है, आर्टिकल वेंट्रियोल, और ये है आपका लास्ट वाला वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। इसमें जो आपका जॉइंट डायस्टोल होगा, ये कितनी देर में कंप्लीट होगा? 0.4 सेकेंड में। अगर आप एवी की बात करें तो ये कितना टाइम लेगा? 0.1 सेकेंड। और ये जो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये लेता है 0.3 सेकेंड। तो इस तरीके से आपकी 0.8 सेकेंड की जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जॉइंट सिस्टोल या ये आर्टियल सिस्टोल या वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है, इसमें ना जब भी हमारी कार्डियक साइकिल होगी तो ये कार्डियक साइकिल होने से आवाज आएगी। तो ये साउंड जो है वो लब डब की जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो किस तरीके से होगी? जब हमारा हार्ट पहली साउंड प्रोड्यूस करता है वो होती है लब। ये किसकी वजह से होती है? क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द बाइकस्पिड वॉल्व। जबकि जो दूसरी साउंड होती है जो कि आपकी होती है डब, ये किससे आती है? क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वॉल्व, ठीक है। हम इन्हीं साउंड को यूज करते हैं फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे आप बोलेंगे ईसीजी और द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, इसको आप कहीं कहीं पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में कुछ चेंजेस हो गए थे तो इसलिए इसका नाम भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कर दिया गया था, एनसीईआरटी में जो चेंज हुआ था, ठीक है। पहले ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो दिख रही है, इसको बाद में बताऊंगी, पहले मैं इससे पहले वाला बताऊंगी। यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि 3 जो लीड्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल लीड्स, इनको लिया जाता है, टच कनेक्ट किया जाता है पेशेंट के साथ में, जिसमें से एक जो होती है 2, ठीक है, जिसमें से 2 जो होती हैं 2 अलग अलग रिस्ट पर अटैच कर दी जाती हैं। बाकी जो एक बचती है वो लेफ्ट एंकल पर अटैच कर दी जाती है, ठीक है। एक जो होती है वो लेफ्ट एंकल पर दे दी जाती है, और बाकी 2 जो होती हैं वो दोनों रिस्ट पर कनेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका फंक्शन किस लिए होता है? कि हमारे हार्ट के फंक्शन को एवेल्युएट करने के लिए ये यूज किया जाता है। सबसे मेजर क्वेश्चन जो 2026 का आने वाला है वो इसी में से है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनता है। जैसे पी वेव, ये क्यू आर एस पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? टी वेव। तो यहाँ इनका फंक्शन क्या होता है? अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे आप पी वेव में पढ़ रहे होते हैं कि पी वेव क्या कर रही होती है, आपका पी वेव करती है डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन हुआ। क्यू आर कॉम्प्लेक्स भी क्या करती है? डीपोलराइजेशन करती है। लेकिन याद ये रखना है पी किसका करती है? एट्रिया का, ठीक है। और ये किसका कर रही है? वेंट्रिकल्स का, ठीक है। डीपोलराइजेशन करा है दोनों में, लेकिन आपको याद रखना पहले एट्रिया का काम आता है, तो एट्रिया का हुआ, फिर वेंट्रिकल्स का हुआ। दूसरी बात आ जाती है कि बेटा जब ये डीपोलराइजेशन कर दे रहे हैं तो कोई रीपोलराइजेशन भी तो करेगा। तो टी वेव जो होगी वो क्या करेगी? रीपोलराइजेशन कर देती है। ये आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करती है? दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाती है वेंट्रिकल्स, तो रीपोलराइजेशन हो जाता है। अब फिर मैं यहाँ बता देती हूँ तुमको जो इम्पोर्टेंट था, कि अगर इसमें कोई भी डेविएशन होता है इसकी शेप में, तो इसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि उसके कोई हार्ट की डिजीज है या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाइए यहाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो उसकी साउंड किस तरीके से आती है। आता इसका डायग्राम बिल्कुल याद रखना कि कौन सा क्या चीज है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपकी बार आने वाला है। लास्ट आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में आप ये पढ़ते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो कैसे कैसे बनी हुई होती है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के बाद आप पढ़ते हैं सर्कुलेशन, 2 बार जो हार्ट में हमारा ब्लड आता है वो किस तरीके से। ब्लड वेसल्स जो है वो आपकी आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें कि जो आपकी लेयर होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की, उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। मैं बना रही हूँ, एक बार डायग्राम एक बार देखना, इस तरीके से 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट रहेगी जिसे आप बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया मिडिल, ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सी लेयर किसकी बनी हुई है। जैसे देखिए मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ट्यूनिका इंटीमा जो इनर लाइन होती है, सिक्वेमस एंडोथीलियम,
मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल्स ऑफ इलास्टिक फाइबर, ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद द कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा थिन जो है वेन्स में कौन सी है, ट्यूनिका मीडिया, जो कि आपकी मिडिल लेयर है। ठीक, नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन में आप ये देखेंगे कि एक बार पहले ऑक्सीजनेटेड तुम्हारी तो छुट्टियां मांगी है। देखिए डबल सर्कुलेशन जो है वो किस तरीके से होगा भाई, जैसे तुमने पहले भी पढ़ा है, डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एक ये रहा पल्मोनरी सर्कुलेशन, मैंने पल्मोनरी आर्टरी को हाईलाइट कर दिया। ओहो, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये रहा। दूसरा आता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक इस तरीके से आप देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपका लंग वाला एरिया, ठीक है, लंग से जो ब्लड आया पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड था, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में ट्रांसफर कर दी जाती है और CO2 जो है वो ले ली जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है राइट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ द या थ्रू द वीना केवा। वीना केवा जो होती है वो ब्लड को राइट एट्रियम में भेज देती है। इसके बाद फिर ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है ये लंग्स के पास। लंग्स के पास जो जाएगा वो जाता है बेटा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कि इधर साइड वाला जो सर्कुलेशन होगा इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फिर देख लीजिए इधर वाला सर्कुलेशन जो होगा इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और इधर वाला सर्कुलेशन जो होगा उसे बोलते हैं आप पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट में 2 बार ब्लड आता है इसलिए आप इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड है। चलिए बात कर लेते हैं, ये रहा कि एक यूनिक कनेक्शन जो होता है प्रेजेंट होता है हमारे वेस्कुलर कनेक्शन में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधा कनेक्टेड होता है लिवर के पास। इसी सिस्टम को आप क्या बोल देते हैं, इसी को आप बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दैट इज नोन एज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक मतलब लिवर, ध्यान रखना, एक रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है कि जो आपके इंटेस्टाइन से जो आपका न्यूट्रिशन एडेड ब्लड होता है उसको सीधा लिवर में लेके आता है। ठीक है, क्यों, जिससे उसमें से अमोनिया जो होता है वो एक्सक्रीट आउट कर सके। और ये क्या करता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, उसमें से जो आपके हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनको रिमूव करेगा और फिर वापस से आपके लिवर से कहाँ चला जाएगा, हार्ट के पास, और पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ आप देखिएगा पल्मोनरी वेन, डोर्सल आयोटा, ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन गई, फिर आपकी वीन्स, वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या है, आर्टरी। आर्टरी जो होती है वो कैसी होती है, थिकर होती है देन द वीन्स। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स, ये चीजें आपको याद रखनी है, ल्यूमेन, आर्टरी, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ल्यूमेन बड़ा है और वीन कैसा है, ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, थिकर और थिन के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात आती है रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, मच मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर और सॉरी मच मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपसे पूछा जाना है। क्या कि आपका रेगुलेट कौन करता है हेड को, जैसे आपने पढ़ा कि हार्ट जो है वो आपका मायोजेनिक है, ऑटो रेगुलेटेड है, ऑटो एक्साइटेबल है। तो यहाँ क्या है कि हम उसको रेगुलेट तो नहीं कर सकते बट वी कैन मॉडरेट द फंक्शन। तो यहाँ देखिएगा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लंगाटा प्रेजेंट है जो कि कार्डियक एक्टिविटी को मॉडरेट कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि उसको हिला डुला सकता है पर उसको प्रॉपरली काम नहीं करा सकता। इसके साथ साथ कैसे, थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर दोनों काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये न्यूरल सिग्नल देगा दूसरे कंपोनेंट्स को ऑफ द ANS, जिसकी वजह से आपके हार्ट का रेट डिक्रीज हो सकता है और एक्शन पोटेंशियल जो है
जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी कम हो सकती है। तो आपको याद क्या रखना है, हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आप पढ़ते हैं सिंपैथेटिक और दूसरा पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक। इसमें आपको समझना क्या है कि सिंपैथेटिक जो होता है वो तो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ये बात आपको समझने की है और यहाँ पर एक ही पॉइंट में आपको इजीली समझ में आ सकती है। हार्ट अपने आप काम करता है, लेकिन आप उसके फंक्शन को मॉडरेट करा सकते हैं विद द ब्रेन। लास्ट आता है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हाईलाइट भी करे गए हैं, एनटीए ने अपने सिलेबस में बताया भी है कि ऐड भी करें बाकायदा। 2014 का क्वेश्चन था वो। यहाँ देखिए, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जिसे बोला जाता है, जिसमें आपका नॉर्मल 120/80 होता है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड होने पर, ठीक है, क्या होगा, हाइपरटेंशन कॉज हो जाती है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हाइपरटेंशन होने की वजह से हमारे ब्रेन और किडनी दोनों जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। ये बात आपको यहाँ याद करने वाली है, 2011 का क्वेश्चन है। फिर बात आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और द एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा डिपोजिशन जब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स का हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी ल्यूमेन जो होती है आर्टरी की वो बहुत पतली हो जाती है और ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। लास्ट आता है एंजीना, एंजलिना ऑफ द धुरंधर। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि एंजीना जो है उसको एंजीना पिक्टोरिस बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा पेन हमारी चेस्ट में होने लगता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन जो है हमारी पूरे हार्ट मसल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, तब ये पेन होने लगेगा। मैन और वुमेन दोनों में, किसी भी एज में हो सकता है। और ये होता क्यों है, जब ब्लड का फ्लो अफेक्ट होता है। मिडिल एज में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, इट्स कॉमन इन द मिडिल एज और द एल्डरली। लास्ट आता है हार्ट फेलियर। इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, हार्ट फेलियर और द कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर क्या होता है कि जब अब आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं करेगा, जो ऑक्सीजन है जो आपको ब्लड चाहिए वो आपके हार्ट को नहीं मिले, उसको आप बोलेंगे कॉन्जेशन हार्ट फेलियर। लेकिन दूसरा क्या होता है, ये कॉन्जेशन होता क्यों है, ये कॉन्जेशन क्यों होता है, जब लंग्स का कॉन्जेशन हो जाता है, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज अ हार्ट अटैक और द कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट में आप ये पढ़ते हैं कि जब आपका हार्ट बिल्कुल बीटिंग करना बंद कर दे तो आप उसे हार्ट अटैक बोलते हैं और कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर क्या होता है, जब आपका काम धीरे धीरे बंद होता है, दैट इज द फेल। लास्ट बात आई समरी की। समरी में आपकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पहली लिखी हुई है सेम वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर हॉर्मोन्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट। रेगुलेट करने के लिए आपकी हार्ट की एक्टिविटी को हॉर्मोन्स जो है, हार्मोन कौन सा, वैसे ही आगे भी लिखा हुआ था बट मैं बता देती हूँ। एड्रिनल मेडुला जो है वो आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक। आई होप कि आपको यह चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा, आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पता लगे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इनसे बाहर पेपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।